जनरल क्यूम साहब, मार्का हक, फिर पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट, और अब ईरान और अमेरिका वाले तनाज़े के अंदर पाकिस्तान का मीडिएशन का रोल, आपका इसके ऊपर तजिया? देखिए मलिक साहब, दिस इज़ ए ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान। पहला तो ये आपने कहा मार्के हक की बात की, उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान सेपरेट हुए और पाकिस्तान की तख्लीक हुई तो इंडिया को पहला सेटबैक 1962 में चाइनीज़ के हाथों हुआ। ये एक बहुत बड़ी शिकस्त थी और बहुत एक उनको हजीमत उठानी पड़ी। फिर 1965 वार में इंडिया का प्लान था पाकिस्तान को दो टुकड़े करें, लाहौर से एक पिनसर, एक सियालकोट से, और जीटी रोड को सेवर कर दें और पाकिस्तान टूट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने अपना खून दे के पाकिस्तान की हिफाजत की और आगे नहीं आने दिया। अभी 1971 वार में हमारा ईस्टर्न विंग बहुत दूर था और उसमें लिमिटेड आर्मी थी। इन्होंने उस मौके की तलाश में इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए वन साइडेड एक अफेयर था ये ईस्ट पे। लेकिन अभी जो मौका हक के अंदर इनको जो सज़ा मिली है, जो इनको सरप्राइज़ हुई है, जो इनकी फील्ड इंटेलिजेंस और इनके अंदर जो रौनक थी और फिरौनियत थी और ये जो एरोगेंस थी कि हम पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा करेंगे, सेवर करेंगे, इनका ये कराकोरम हाईवे, सी पैक को तोड़ेंगे, इस प्लान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी मदद की पाकिस्तान की कि ये खाक में मिला दिया गया। तो यहाँ एक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का इमेज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर एक उभर के सामने आया, चूँकि ये रियलिटी थी। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता रहा, टेररिस्ट हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, पॉलिटिकली ये हो जाएगा, टेररिज्म साथ शुरू किया हुआ था, तो अल्लाह ने करम किया। हमें FATF में इंडिया डंके की चोट पे कह रहा था कि हमने रखवाया हुआ है, लेकिन आज साबित हो गया कि पाकिस्तान एक पीस लविंग फौज है। दूसरा मसला था डिप्लोमेसी का जो आपने हाईलाइट किया। ये जो अमेरिका की और ईरान की जंग थी, इसके अंदर एक तो जो अमेरिका की है ना डोमिनेंस इन मिलिट्री, वो एक तो एक्सपोज हुई है अपने तौर के ऊपर। ये भी रॉन्ग कैलकुलेशन थी, ये भी इनकी इंटेलिजेंस फॉल्टी थी। दे थॉट कि ये एक तरन वाला है और हम रातों रात इनको ख़त्म करेंगे, दो रातें चलेंगे। ये उसके अंदर जो पाकिस्तान को रोल मिला है डिप्लोमेसी का, ये अगेन यूनिक है। मलिक साहब, मैं सोचता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में कोई 195 ममालिक हैं रफली, लेकिन खुदा के करम से ये वाहिद पाकिस्तान का मुल्क है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है दो बड़े और राइवल आपस के अंदर, ईरान, और वो आपस में हाथ में लाने को तैयार नहीं थे। ये अल्लाह का ये करम है कि पाकिस्तान की वजह से ये एक टेबल पे बैठ के हाईएस्ट लेवल के ऊपर इन्होंने बातचीत की है, उस पर प्रोग्रेस हो रही है, सीज फायर हुआ है, आगे बातें चल रही हैं। उन्होंने जो जहाज शिप इनके लिए थे वो वापस किए हैं, क्रू को वापस किया है, और दोनों तरफ एक है एफर्ट के जंगों से मसाइल हल नहीं होते, हमें सीज फायर करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इन्होंने अपने मुल्कों में ऐसी हाइप क्रिएट की हुई है जिसको ठंडा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन्होंने अपने अपने मुल्क में ये कहना है कि हम जीत गए हैं। एक्चुअली जीत ईरान की हुई है। वो कहा जाता है ना कि एक स्ट्रांग टीम और एक वीक टीम में लड़ाई हो, वीक टीम अगर हारी नहीं तो जीत गई है, और स्ट्रांग टीम अगर जीती नहीं तो हार गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडरशिप, पॉलिटिको मिलिट्री, और आपने पता है फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का एक अपना रोल है, शहबाज शरीफ साहब का है, साकडार, इन्होंने एक अपनी पजीराई, ये एक उनके लिए एजाज तो जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एजाज पाकिस्तान के लिए है। और इंशाअल्लाह ये जो डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने हासिल किया है और एक्सपैंड करेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बेस्ट मौका है। और इसके साथ साथ जनरल क्यूम साहब, ईरान वाले मामले पे भी एक दो सवाल अगर कर लें की तरफ से, आज रात या कल किसी वक्त फॉर्मल रिस्पांस आना चाहिए। हो सकता है राक्ची साहब ने जो डार साहब से कॉल किया उसमें कुछ चीज़ें कम्युनिकेट की भी हों, आपकी तवक्कुआत क्या है? या मैं ये समझता हूँ कि चूंकि दोनों ममालिक को जंग तो सूट नहीं करती और ना ही जंग ये बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती है, चूंकि इसमें स्टेट ऑफ हार्मूज अगर इन्वॉल्व है तो ये सप्लाई लेन्स को काटने की बात है। तो दे विल कम टू टर्म्स, बिकॉज द मोमेंट आपने देखा कि अमेरिका ने और इजराइल ने सीज फायर कबूल कर ली, तो इसका मतलब यह है कि जंग से मसला हल नहीं हो सकता।
जंग से अगर मसला हल ये होता जैसे वेनेजुएला में उन्होंने अपने तौर पे कर लिया, अगर वो इस तरह तरन वाला होता तो वो फिर उस वक्त कर लेते। तो मैं होपफुल हूँ कि अल्टीमेटली थिंग्स विल सेटल डाउन, चूंकि देखिए ईरान तो पहले ही एग्री कि हम अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कैप करते हैं, जो पहले ओबामा के साथ इनका एक मुआहदा हुआ था, और इन्होंने कहा था आपके ऊपर सैंक्शंस को हम सॉफ्ट करेंगे। अभी भी आई एम श्योर कि वो उस सूरत में तो कुछ टाइम फ्रेम पहले वो 15 साल का उन्होंने कहा था कि आप करेंगे। अभी ये कहेंगे कि जो एनरिचमेंट हमारा राइट है एनपीटी के सिग्नेटरीज होने के साथ, तो वो तो हमें मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फाइनली दे विल कम डाउन टू टर्म्स, बट इसमें ये जंग का जो खतरात हैं वो अल्लाह के करम से और अभी दोबारा नहीं होंगे, बिकॉज जंग करके इन्होंने देख लिया है और तारीख गवाह है कि जंगों से मसले हल नहीं होते। मसले आपके डायलॉग आपके टेबल के ऊपर बैठ के ही हल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर ये मुआहदे की इंशाल्लाह बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ना बात चल रही है वो जो 14 पॉइंट का इस वक्त एक ड्राफ्ट है जो इस वक्त ईरानियंस के पास है, और देखिए 2-3 अच्छे सिग्नल्स हैं। एक तो अब्बास अरागची साहब ने जो अभी टेलीफोन कॉल की, उसमें एक उन्होंने बात विच इज़ लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स, उन्होंने कहा कि जी डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। अब देखिए यही सबसे अहम है इस वक्त। फिर एक जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर के साथ इस वक्त जो है मुज्तबा खमेनाई के साथ, वो बहुत अहम है। वो तवील एक नशिस्त जो खबरें आ रही हैं कि हुई, तो मैं समझता हूँ उससे साफ जाहिर है कि बिल्कुल बात उन मराहिल पे है। और ये बहुत अच्छा उस ड्राफ्ट में है क्या, अभी तक जो लीक्स थोड़े बहुत हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि अभी तक सारे बहुत टाइट लिप्ड हैं, और होना भी चाहिए। डिप्लोमेसी इसी तरह होनी चाहिए, डिप्लोमेसी शुड नॉट बी कंडक्टेड थ्रू मीडिया। तो उसमें बात वही आ रही है कि जी शुरू में एक फ्रेमवर्क MOU साइन हो जाएगा, फिर 30 दिन होंगे उसके बाद, जिसमें पार्टीज जो हैं दोनों फरीक जो हैं वो फिर उसमें एक तफसील से वो जो सारे इश्यूज़ हैं उस पर वो कोई ना कोई मुआहदे की तरफ जाएंगे। अभी बड़ी दिलचस्प बात है कि देखें जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी उस वक्त मैंने ये कहा था कि इस्लामाबाद टॉक्स में भी मैंने कहा था मेरे नज़दीक जो यहाँ से रास्ता निकलता है वो यही है कि ये कोई फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग करें यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो एकदम इतनी जल्दी हल नहीं हो सकते। न्यूक्लियर इशू पे बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिफरेंसेस भी हैं, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशूज़ भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन देखें कुछ अगर असूल मुतय्यन हो जाए कि जी अपना हुर्मस पे क्या होगा, और मेरे ख्याल है उस पर अगर माने भी दोनों तो ग्रेजुअल होगा, ये नहीं कि एक दिन में ही बस सब कुछ जो है उधर से भी ब्लॉकेट एक दिन में हट गया उधर से भी हट गया, वो ग्रेजुअल जो है होगा। दूसरी तरफ जो अगर न्यूक्लियर पे बात होगी, सस्पेंशन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन की जो है ना वो एक किस्म की रेड लाइन है, और अब तो बात ये भी हो रही है कि शायद 10 साल बल्कि 12 साल तक की बात हो रही है। अगर उनको सस्पेंशन मिल जाती है, यानी कि ज़ीरो एनरिचमेंट, यानी कि वो अफसूदा नहीं करेंगे यूरेनियम को ईरानियंस, तो वो उसको अमेरिकन अपनी फतह के तौर पे लेकिन उसके बदले में फिर ईरान मांगे ना मेरे पे सैंक्शंस भी हटाओ और मेरे एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं वो भी छोड़ो, तो उनको मिलेगा। फिर उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना कि ऐसे तो नहीं जाहिर है कि वो मान जाएंगे। उसके बदले में ये बिल्कुल उनको मिलेगा, और वो उनका हक भी है। फिर वो सैंक्शंस लिफ्ट भी होंगी, वो भी एक ग्रेजुअल फिर एक प्रोसेस होगा। इंटरनेशनल सैंक्शन 79 से ईरान के ऊपर लगेंगे, 79 से बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जी अगर ये हो जाता है ना, न सिर्फ ये ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी उसमें, बल्कि बाकी सबके लिए भी, इस खिते के लिए। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान विदाउट सैंक्शंस और पाकिस्तान और ईरान में किस किस्म का इक्तिसादी तावन हो सकता है? दोनों की $multi-billion की ट्रेड्स यहीं पे हो सकती है, बॉर्डर के ऊपर ही आपस में हम सारे ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी में देखें, ईरान दुनिया के उन मुल्कों में पहले 3 मुल्कों में जिसमें सबसे ज्यादा तेल नहीं सिर्फ गैस भी है उतनी उनके पास। तो अब वो हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा, वो जो इस वक्त जो साउथ पारस गैस फील्ड है वो वही फील्ड है जहां से कतर दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्कुल गैस ये दुनिया का सबसे बड़ा सेम फील्ड है, सेम गैस फील्ड है, शेयर करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों साइड्स को, और देखिए मैं पहले भी ये बात की थी कि ये मसाइल में एक जो है ना उसका पहलू ये भी होता है कि जी वहाँ पे इस वक्त ठीक है क्योंकि IRGC ने इतना ज़्यादा ये जंग सारी उन्होंने लड़ी है और उनका फिर इन्फ्लुएंस उसी हिसाब से बढ़ता है। जो आज मुश्तबा साहब की मीटिंग है पेजेश्कियान से, तो उसमें एक पहलू ये भी है कि अमेरिका की तरफ से बार बार आता था कि कमांड किसके पास है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो मुश्तबा की मीटिंग से वो डायरेक्शन सेट हो जाएगी। बिल्कुल, वो बहुत अहम है। बिकॉज देखिए पेजेश्कियान वैसे भी वो मॉडरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे प्रैग्मेटिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे पहले भी हुआ है। देखिए अली खमेनाई साहब की ज़िंदगी में भी एक मौका था कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इस पर नेगोशिएट करने के लिए, जब अमेरिका ने एक लेटर लिख दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने अल्टीमेटम का, लेकिन पेजेश्कियान ने मनवा लिया था।
तो वो उस वक्त भी उनके नुक्ता नज़र में थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था और होता है। देखें ये जो वो उनका सिस्टम कोई बिल्कुल ऑटोक्रेसी तो नहीं है ना, उसमें तो होगा, लेकिन अगर प्रैग्मेटिस्ट प्रिवेल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ईरान की फतह होगी और ईरान को जो डील अभी मिल सकता है वो डील जो है ना, क्योंकि देखिए उन्होंने रिटेलिएशन तो अपनी प्रूव कर दी है। तेहरान को भी और वाशिंगटन को भी जो डील अभी मिल सकती है वो 1 महीने के बाद नहीं मिलेगी, और इसके बाद बेस्ट टाइम। और अगर ये मिस किया दोनों ने तो फिर जो मिसकैलकुलेशन का रास्ता है ना वो कोई अच्छा रास्ता नहीं, दोनों के लिए कॉस्टली होगा, उसमें दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और बहुत नुकसान भी।